हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द क्लास। दिस इज आदित्य हियर। गाइज, आज का क्लास स्टैंडर्ड 6 का सब्जेक्ट साइंस, चैप्टर नंबर 10। चैप्टर का नाम है मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस। राइट, ये चैप्टर को आज हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। इस चैप्टर का टोटल 7 टॉपिक्स में ये डिवाइडेड है। ये 7 टॉपिक्स है टोटल, जिसको आज हम लोग डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। राइट, कुछ कीवर्ड्स है, उसे पहले देख लेते हैं। पहला है सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन से पहले मैं आप लोगों को मोशन क्या होता है उसको बता देना चाहता हूँ। मोशन का मतलब ये होता है कि चेंजेस इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद टाइम, यानी कि कोई ऑब्जेक्ट है रखा हुआ किसी जगह पे, उसका टाइम के अनुसार उसका एक जगह से दूसरी जगह उसका पोजीशन अगर चेंज हो रहा है तो हम बोलेंगे क्या कि वो जो ऑब्जेक्ट है वो मोशन में है, यानी गति में है। राइट, तो यहाँ जो सर्कुलर मोशन है, ये मोशन के 3 टाइप होते हैं। कौन कौन से टाइप होते हैं उसे हम लोग डिस्कस करेंगे आगे क्लास में। तो वही उसी का एक ये टाइप है, सर्कुलर मोशन हो गया। जैसे यहाँ पे एक पीरियोडिक मोशन है, यहाँ पर एक लीनियर मोशन है। ये सारे 3 टाइप्स होते हैं मोशन के, उसी के बारे में है। नेक्स्ट है डिस्टेंस। डिस्टेंस होता है वो हम लोग को जिससे कि ये पता लगे कि कोई भी ऑब्जेक्ट एक दूसरे से कितने दूर हैं। नेक्स्ट है मेजरमेंट। मेजरमेंट का हिंदी होता है नापना या फिर मापना। राइट, यानी कि कोई भी वैसा एक्शन जिससे कि कुछ भी हम लोग समथिंग उसको मेजर करते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं मेजरमेंट। नेक्स्ट है एसआई यूनिट। एसआई यूनिट क्या होता है? जो साइंटिस्ट हैं ऑल ओवर वर्ल्ड एक पैमाना मान लिए हैं जिससे ही कोई भी चीज का मेजरमेंट वो करते हैं, तो उसी को बोला जाता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ये एसआई का फुल फॉर्म है और वही सिस्टम को बोलते हैं एसआई यूनिट। लास्ट है यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, यानी कि कोई भी चीज को हम लोग मेजर कर रहे हैं। राइट, तो कौन से यूनिट में करते हैं? जैसे कि मिल्क को यानी दूध को हम लोग किस फॉर्म में नापते हैं? लीटर या फिर मिलीलीटर। अगर हम कहीं डिस्टेंस में जा रहे हैं, यानी कि वो डिस्टेंस को नापना है, तो हम लोग मीटर या फिर किलोमीटर के फॉर्म में उसको मेजर किया जाता है। राइट, आई होप कि ये समझ में आया होगा। आइए अब टॉपिक के ऊपर चलते हैं। फर्स्ट टॉपिक है अ स्टोरी ऑफ ट्रांसपोर्ट, यानी कि इसमें हम लोग एंशिएंट टाइम से अभी जो मॉडर्न टाइम है उसमें ट्रांसपोर्ट का क्या स्थिति रहा था पहले और अभी क्या स्थिति है, किस तरह से उसमें डेवलपमेंट्स आए हैं, उसको डिटेल में यहाँ पे पढ़ेंगे। लॉन्ग अगो पीपल डिड नॉट हैव एनी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, यानी कि बहुत साल पहले लोगों के पास किसी तरह का ट्रांसपोर्ट का साधन नहीं था। इसीलिए वो अपने फुट के ही ऊपर से चला करते थे और अपने शरीर से ही वजन को ढोया करते थे। बाद में एनिमल्स का ट्रांसपोर्टेशन के रूप में यूज होने लगा। राइट, उसके बाद फिर वाटर रूट्स, बोट्स वगैरह ये सब भी इन्वेंशन हुआ। ठीक, जब वाटर रूट्स का इन्वेंशन हो गया था, तब जो भी लोग हुआ करते थे पहले, वो सिंपली हॉलो कैविटी वाले वुड का ही सिंपल यूज किया करते थे वाटर ट्रांसपोर्ट में। यानी कि ये हुआ जैसे कि रिवर है, उसके ऊपर कहीं एक जगह से दूसरे जगह लोगों को जाना है, तो बस टिम्बर यानी कि जो लकड़ी का टुकड़ा होता था उसी को सिंपल तरीके से अरेंज कर दिया जाता था। कोई बोट वगैरह ये सब नहीं थी, इसी तरीके से उसको सिंपली अरेंज कर उसी से लोग एक जगह से दूसरे जगह जाया करते थे। बाद में लोगों ने स्ट्रीमलाइंड शेप होता है किस चीज का? फिश का। वैसा शेप जिसका आगे वाला हिस्सा और पीछे वाला हिस्सा पतला हो और बीच का हिस्सा चौड़ा हो, उस तरह के शेप को बोलते हैं स्ट्रीमलाइंड शेप। तो जो लोग थे वो इमिटेटेड का मतलब होता है नकल करना, यानी कि इस तरीके से जो भी स्ट्रीमलाइंड शेप होते हैं, आजकल के जो भी आप लोग बोट देखते हैं वो इसी प्रकार का होता है। तो इस तरीके से उन लोगों ने बोट का इन्वेंशन किया। इन्वेंशन ऑफ व्हील मेड अ ग्रेट चेंज इन मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। जब व्हील का इन्वेंशन हो गया, व्हील यानी कि पहिए जो सर्कुलर फॉर्म में होता है, उसका जब इन्वेंशन हो गया तो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट में बहुत ज्यादा बेनिफिट्स हुआ। अंटिल द बिगनिंग ऑफ 19th सेंचुरी people still dependent on animals, boats and ships to transport them from place to place। यानी कि 19वीं शताब्दी तक ज्यादातर लोग एनिमल्स के ऊपर ही डिपेंडेंट थे, बोट के ऊपर ही और शिप्स के ऊपर ही। मैं यहाँ पे 19th सेंचुरी जो लिखा हुआ है उसको क्लियर करता हूँ। बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि यहाँ पे 19th सेंचुरी आया, उसका मतलब क्या कि 1901 ईस्वी से लेकर 2000 ईस्वी तक होगा, लेकिन ये गलत है। 19th सेंचुरी का मतलब होता है कि 1801 ईस्वी से लेकर 1900 ईस्वी तक। राइट, ये होता है 19th सेंचुरी। जैसे कि हम लोग आज 2020 में है, यानी कि ये कौन सा ईस्वी होगा? 21st सेंचुरी से हम लोग कहेंगे। राइट,
ये होता है सेंचुरी के बारे में, यानी कि जो साल यहाँ पे लिखा जा रहा है 21, वो एक उसे हम लोग एक पीछे करके काउंट करते हैं। 17th सेंचुरी अगर बोला जाए तो वो 1601 ईस्वी से होगा 1700 ईस्वी तक। 18th सेंचुरी अगर बोल रहा है तो 1701 से लेकर 1800 तक। राइट, आई होप कि ये समझ में आया होगा। उसके बाद फिर इन्वेंशन ऑफ स्टीम इंजन, जब स्टीम इंजन का इन्वेंशन हो गया तो उससे बहुत ज्यादा फायदा हुआ, रेल रोड कनेक्टिविटी हो ज्यादा अच्छे तरीके से बन पाए और वो काफी हेल्पफुल हुआ लोगों के लिए। देन आफ्टर ऑटोमोबाइल्स का इन्वेंशन होने लगा, मोटर कार्स हो गए, ट्रक्स हो गए, बसेस हो गया, मोबिलाइज्ड बोट्स हो गए, स्टीमर्स हो गया, शिप्स वगैरह, ये सारे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट जो वाटर में आने लगे। फिर 19th अर्ली ईयर ऑफ 19 डेवलपमेंट ऑफ एरोप्लेन हुआ। हम लोग जानते हैं एरोप्लेन का इन्वेंशन 1903 में, ये ईयर याद रखिएगा। एरोप्लेन का इन्वेंशन 1903 ईस्वी में हुआ था। किनके द्वारा? राइट्स ब्रदर, दो भाई थे, उन्हीं के द्वारा इन्वेंशन किया गया था एरोप्लेन में, एरोप्लेन को 1903 में। टॉपिक नंबर 2 है सम मेजरमेंट्स। मेजरमेंट्स कैन बी टेक प्लेस बाय ऑर्गन्स और बॉडी, जैसे कि कुछ छोटे मोटे जो भी मेजरमेंट्स होते हैं उसको हम लोग अपनी बॉडीज के ऑर्गन से ही मेजर कर लिया करते हैं, जैसे कि लेग्स हो गया, स्पैन हो गया, एल्बो हो गया। यहाँ पे स्पैन का मतलब क्या होता है? स्पैन को हिंदी में बोलते हैं बित्ता, यानी कि जो हाथ की जो अंगुलियां होती है उसको फैलाकर ये छोटे मोटे मेजरमेंट्स किए जाते हैं, इसी को बोला जाता है स्पैन। तो ये जो हम लोग अपने ऑर्गन से कोई भी किसी भी तरीके का मेजरमेंट करते हैं वो हम लोग को एग्जैक्ट वैल्यू नहीं देता, वो हम लोग को अप्रॉक्स वैल्यू मिलता है। अप्रॉक्स का मतलब होता है लगभग, राइट। तो उससे हम लोग को क्या कंफ्यूजन क्रिएट होता है। द रिजल्ट्स ऑफ मेजरमेंट इज एक्सपेक्टेड इन 2 पार्ट्स। जो भी हम लोग मेजरमेंट करते हैं उसको 2 पार्ट्स में लिखा जाता है। जो पहला पार्ट होता है वो नंबर का होता है और दूसरा पार्ट उसके यूनिट का होता है। जैसे कि इसी मेथड को समझें, अगर ये जो स्पैन के थ्रू कोई भी डेस्क या जो भी दीवार वगैरह को हम लोग नाप रहे हैं अगर, तो लेट सपोज कि इस तरीके का 5 स्पैन हुआ, राइट, तो हम लोग लिखेंगे 5 स्पैन, यानी कि ये भी 2 पार्ट में हम लोगों ने लिखा। शुरू का जो हिस्सा है वो नंबर है, दूसरा जो हिस्सा है वो यूनिट है। जो स्पैन है यहाँ पे यूनिट कहलाएगा। वाई डू वी यूज यूनिट इन मेजरमेंट? हम लोग जो यहाँ पे बोल रहे हैं जैसे 3 किलोमीटर हम लोग चले तो ये जो किलोमीटर हुआ या फिर स्पैन जो हम लोग यूनिट के रूप में ले रहे हैं, तो हम लोग इस यूनिट का क्यों यूज करते हैं? तो यूनिट को हम लोग यूज करते हैं फॉर इजी टू अंडरस्टैंड, राइट, उससे हम लोग को एग्जैक्ट वैल्यू मिल पाता है। और जब हम लोग यूनिट्स को यूज करते हैं तो सामने वाला इजी रूप से समझ पाता है। जैसे कि एग्जांपल अगर मैं दूं तो आप अपने दोस्त को क्या बोले कि मैं इतना चल कर आया हूं कहीं से भी, तो आप अगर बोलते हैं सिर्फ 5 तो वो समझ नहीं पाएगा कि कितना दूर। वो 5 को मीटर में भी समझ सकता है, राइट, किलोमीटर में भी समझ सकता है। तो इसलिए जो हम लोग अभी ये बताए कि किस किस वो मेजर यूनिट के क्या क्या फायदे होते हैं, इसलिए हम लोग यूनिट्स का यूज करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। एंसेंट टाइम में, एंसेंट का मतलब होता है बहुत पहले, राइट, जब आज से करीब 1000 साल उससे भी पहले जो भी टाइम्स होता है उसी को बोलते हैं एंसेंट टाइम, राइट। तो एंसेंट टाइम में क्या होता था? लेंथ ऑफ द फुट, द विड्थ ऑफ अ फिंगर एंड द डिस्टेंस ऑफ स्टेप्स वेयर कॉमनली यूज्ड एज डिफरेंट यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। जैसे अभी मैं क्या डिस्कस किया कि जैसे मीटर्स हो गए, राइट, किलोमीटर हुआ, ग्राम हुआ, केजी, जो भी है वो अभी के जमाने का वो यूनिट्स है, लेकिन उस टाइम तो इस प्रकार का जो भी यूनिट है वो नहीं हुआ करता था। तो इसलिए वो लोग पहले फुट ये सब जो भी है उसको यूज किया करते थे, राइट। द पीपल, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन ये जो टर्म है वो हिस्ट्री से रिलेटेड है। ये जो एक तरह का सिविलाइजेशन था, इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग हुआ करते थे वहां ऐसा माना जाता है कि वो लोग बहुत अच्छे तरीके का मेजरमेंट टेक्निक यूज किया करते होंगे, क्योंकि वहां से जो भी हम लोग एक्सकवेशन किए, एक्सकवेशन मीन्स होता है खुदाई करना, राइट, तो उससे जो एक्सकवेशन से जो लोग हम लोग को एविडेंस मिले, यानी कि जो सबूत मिले हैं, वो परफेक्टली ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शंस के थे। तो इससे हम लोग ये अंदाजा लगा सकते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो भी लोग हुआ करते थे वो मेजरमेंट को काफी अच्छे तरीके से परफॉर्म करते होंगे। इजिप्ट एक जो देश है वहां पे लेंथ के लिए एक यूनिट यूज किया जाता था, उसका नाम है क्यूबिट, राइट। क्यूबिट को एज ए लेंथ फॉर्म में यूज किया जाता था, जो नापा जाता था एल्बो टू फिंगर टिप, जो बॉडीज ऑर्गन है उसके थ्रू नापा जाता था, और जो यूनिट था वो क्यूबिट था। कौन से देश में? इजिप्ट।
पीपल आल्सो यूज अ फुट राइट एज ए यूनिट ऑफ लेंथ इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड। अलग अलग पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड में फुट को भी एज ए यूनिट लेंथ के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और जो ये जो लेंथ ऑफ फुट है उसका जो वैल्यू है वो अलग एक जगह से दूसरे जगह पे वेरी भी करता है। वेरी का मतलब होता है डिफरेंस उसमें आना, राइट। और जो रोमन, एक जैसे यहाँ पे मैंने क्या बताया, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है उसी प्रकार एक रोमन सिविलाइजेशन भी हुआ करता था। यानी इटली, जो आज इटली एक देश है उसी का कैपिटल है रोम, राइट। तो इसी देश में वो जो सिविलाइजेशन था रोमन सिविलाइजेशन, वहां पे पेस का यूज किया जाता था या फिर स्टेप्स। पेस और स्टेप क्या होते हैं? ये जो हम लोग को पैर होता है, अगर पैर को हम लोग अपने कैपेसिटी के अनुसार फैला लें उसी को बोला जाता है पेस। और जितना बार उस तरीके से आगे बढ़ते चलेंगे तो वही 1 पेस 2 पेस इसे हम लोग काउंट करते हैं। लेकिन ये जो हम लोग एवरीबॉडी जो बॉडीज पार्ट्स का यूज कर रहा है उससे कंफ्यूजन क्रिएट होता है, क्योंकि अलग अलग लोगों का हाइट भी अलग अलग हो सकता है। किसी का अगर हाइट ज्यादा है तो उसके जो फिस्ट होंगे या फिर उसका जो स्पैन का साइज होगा वो भी बड़ा होगा, और किसी का हाइट अगर छोटा है तो उसका स्पैन का भी साइज क्या होगा? छोटा होगा। तो इससे कि कंफ्यूजन क्रिएट होता था। इसलिए ये डेट है वो याद रखिएगा 1790 1790 ईस्वी में फ्रेंच जो है यानी कि फ्रांस जो कंट्री है वो एक क्रिएट किया स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट, राइट, जिसको बोला गया मैट्रिक सिस्टम। किसके द्वारा क्रिएट किया गया? फ्रांस देश के द्वारा, फ्रेंच के द्वारा। अभी जो सिस्टम है उस सिस्टम को हम लोग बोलते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, जिसको शॉर्ट में बोला जाता है एसआई यूनिट, राइट। यानी कि एसआई यूनिट जो 1790 में इन्वेंशन हुआ था मैट्रिक सिस्टम का, उसी को ट्रांसफॉर्म करके आज हम लोग यूज करते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। और एसआई यूनिट ऑफ लेंथ का यानी कि लंबाई का एसआई यूनिट होता है मीटर। और ये तो बच्चों वाली बात हो गई। इस तरीके का टर्म आप लोग जानते ही होंगे कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, राइट। 1000 मीटर बराबर कितना? 1 किलोमीटर हो जाएगा। 1000 ग्राम बराबर हो जाएगा 1 केजी। तो ये सारी बातें तो आप लोग जानते ही होंगे। नेक्स्ट है टॉपिक करेक्ट मेजरमेंट ऑफ लेंथ। हम लोग के डेली लाइफ में वेरियस टाइप्स ऑफ मेजरिंग डिवाइस का यूज करते हैं। अगर आप टेलर के पास कपड़ा सिलाने जाएं तो एक लंबा सा टेप का यूज करेगा आपके बॉडीज को नापने के लिए, क्लॉथ्स को नापने के लिए। वही अगर आप कारपेंटर के पास, बढ़ई के पास चले जाएं तो उसका कुछ अलग डिवाइस होता है लकड़ी वगैरह को नापने के लिए, राइट। वी कैन नॉट मेजर द गिर्थ ऑफ अ ट्री और साइज ऑफ योर चेस्ट यूजिंग मीटर स्केल, राइट। यानी कि हम लोग जो पेड़ का चौड़ाई है उसके स्टेम का, उसको हम लोग मीटर स्केल को यूज करके हम लोग नहीं नाप सकते। उसके लिए कुछ दूसरे प्रकार का डिवाइस यूज होता है। करेक्ट मेथड्स ऑफ मेजरिंग यानी कि जो भी हम लोग मेजर करते हैं उसका भी कुछ तरीका होता है, सही तरीका होता है। क्या क्या होता है? पहला कि प्लेस द मेजरिंग इक्विपमेंट प्रोपरली, यानी कि किसी जो भी इक्विपमेंट हम लोग यूज कर रहे हैं उसको अच्छी तरीके से प्लेस करना है। एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये जो ऊपर वाला इमेज है उसमें जो स्केल यूज किया गया वो बिल्कुल स्ट्रेट है, लेकिन यहाँ पे जो नीचे वाला इमेज है इसमें टिल्टेड है यानी तिरछा हुआ रखा। तो जो नीचे वाला है तरीका वो गलत है और ऊपर वाला सही है। तो इसीलिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो मेजरिंग इक्विपमेंट है उसे को प्लेस भी अच्छे तरीके से होना चाहिए। नेक्स्ट है कि आई पोजीशन इज आल्सो इम्पोर्टेंट। आई पोजीशन का मतलब क्या? कि आंखों का जो पोजीशन है ड्यूरिंग मेजरमेंट वो भी मेजर रोल प्ले करता है। सामने से अगर उसको हम रीड करेंगे जो वैल्यू हम लोग को आया वो सही रीड होगा, लेकिन वही अगर हम लोग लेफ्ट या फिर राइट से जाकर देखें तो हो सकता है कि वैल्यू डिफर कर जाए। इसीलिए जो आई पोजीशन है या फिर बॉडी पोजीशन जो भी कहें वो भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट टॉपिक मेजरिंग द लेंथ ऑफ अ कर्व्ड लाइन। कर्व्ड लाइन किसे कहते हैं? 2 प्रकार का लाइन होता है। एक होता है जो स्ट्रेट यानी कि एकदम सीधा, और दूसरा जो कर्व इस प्रकार टेढ़े मेढ़े रूप में जाए तो इसे बोलते हैं कर्व लाइन, राइट। इस तरीके से तो हम लोग कर्व लाइन को एक सिंपल जो स्केल होता है उसके थ्रू हम लोग नाप नहीं सकते, इसको मेजर नहीं किया जा सकता। तो कैसे हम लोग मेजर करते हैं उसी को इस एक्टिविटी के थ्रू पढ़ेंगे, राइट। यूज अ थ्रेड टू मेजर द लेंथ ऑफ कर्व्ड लाइन। इस तरीके का एक लाइन है कर्व्ड, इसको हम लोग किस तरीके से मेजर करेंगे तो मैं सिंपल भाषा में यहाँ पे बता देता हूँ शॉर्ट में। ये जो थ्रेड है, राइट, इसको पार्ट बाय पार्ट थ्रेड के अनुसार, थ्रेड के हेल्प से इस कर्व लाइन को नाप लेना है, मेजर कर लेना है। उसके बाद ये जो धागा हुआ उसको सीधा कर लेना है यानी कि फैला लेना है, और बाद में जो भी
स्ट्रेट लाइन को मेजर करने वाला डिवाइस होता है उससे हम लोग मेजर कर लेंगे। यानी कहने का मतलब यह है कि कर्व लाइन को हम लोग मेजर नहीं कर सकते, इसीलिए कर्व लाइन के तरीके से ही दूसरे चीज को मेजर कर लिया जाएगा और वो जो जिससे उसे मेजर किया गया है उसी को फिर से सीधा कर लिया जाएगा और जो हम लोग सीधा किए उसको हम लोग एक सिंपल जो भी डिवाइस है स्ट्रेट पोजीशन को मेजर करने के लिए उससे हम लोग मेजर कर लेंगे। नेक्स्ट है मूविंग थिंग्स अराउंड अस। थिंक ऑफ सम ऑब्जेक्ट यू हैव सीन रिसेंटली। अपने आसपास जो भी कुछ थिंग्स देखा जो मूव कर रहा है, इसमें से कुछ भी हो सकता है, जानवर वगैरह हो सकते हैं, राइट। जो भी घड़ी वगैरह, मूविंग ट्रेन्स हो गया, स्विंग मशीन्स हो गया, जो भी आप लोगों ने आसपास देखा है उसमें आप उसमें ये बताइए कि दो पोजीशंस हो सकते हैं, एक तो वो रेस्ट पोजीशन में होगा या फिर दूसरा वो मूविंग पोजीशन में होगा। तो हम लोग कैसे डिसाइड करते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में है या फिर रेस्ट में है? तो हम लोग उसे डिसाइड करते हैं विद द हेल्प ऑफ आइडेंटिफाई देयर पोजीशन इन रिस्पेक्ट ऑफ टाइम। यानी कि एक पैरोट का एग्जांपल मैं अगर दूं तो पैरोट लेट सपोज कि एक टाइम पे आपके छत पे बैठा हुआ था, ठीक है। कुछ समय बाद, कुछ घंटों बाद या कुछ मिनट बाद देखे क्या कि आपके बगल, घर के बगल जो पेड़ बना हुआ है उसके ऊपर वो जाकर उसके डाली पे वो बैठ गया। यानी कि पैरोट का पोजीशन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। एक समय पे वो ये ए पोजीशन पे था, दूसरे पोजीशन पे दूसरे टाइम पे वो बी पोजीशन पे चला गया। कोई भी ऑब्जेक्ट के पोजीशंस को देख के हम लोग ये डिसाइड करते हैं कि वो मोशन में है या फिर रेस्ट में, राइट। तो मोशन सीम्स टू बी सम काइंड ऑफ चेंज इन पोजीशन, राइट। किस चीज का चेंज हो रहा है? पोजीशन का। एन ऑब्जेक्ट विद टाइम, यानी कि टाइम के अनुसार उसके पोजीशन में कुछ चेंजेस हो रहे हैं या फिर नहीं, उसी के अनुसार हम लोग ये रिजल्ट लाते हैं कि वो मोशन में है या फिर रेस्ट में। व्हाट अबाउट क्लॉक्स, यानी कि जो दीवार पे घड़ी हो गया या फिर अपने जो कलाइया वगैरह में घड़ी पहनते हैं, रिस्ट वॉचेज, उसके बारे में क्या? वो तो अपना पोजीशन नहीं चेंज कर रहा है, राइट। तो क्लॉक को हम लोग मूविंग ऑब्जेक्ट्स नहीं बोल सकते, राइट। जो दीवार पे टंगा हुआ है उसका पोजीशन नहीं चेंज हो रहा है, तो क्लॉक मूव नहीं कर पा रहा है। लेकिन उसके अंदर जो नीडल है, 3 प्रकार का जो सुई होता है, एक मिनट का, एक आवर का और दूसरा सेकंड का, वो तो मूव कर रहा है क्योंकि उसका हर एक सेकंड पोजीशन चेंज होता है कुछ ना कुछ। इसलिए जो क्लॉक है वो खुद तो मोशन में नहीं है, लेकिन उसके अंदर का जो नीडल है वो मोशन में है। उसी प्रकार स्विंग मशीन यानी सिलाई मशीन, उसका व्हील्स वगैरह हो गया यानी कि पहिया, वो मोशन में है लेकिन खुद स्विंग मशीन नहीं है मोशन में। इस तरीके से ये मोशन के बारे में मैंने यहाँ पे बताया आप लोगों को। नेक्स्ट है और लास्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ मोशन। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मोशन, यानी कि मोशन के कितने टाइप होते हैं? 3 होता है, राइट। पहला है रेक्टिलिनियर मोशन, दूसरा है सर्कुलर मोशन और लास्ट है पीरियोडिक मोशन। ये तीनों क्या होते हैं, आइए इसको डिटेल में पढ़ते हैं। रेक्टिलिनियर मोशन उस तरह के मोशंस को बोलेंगे जो स्ट्रेट लाइन में मूव करे, राइट। बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है। वैसा ऑब्जेक्ट जो किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है? स्ट्रेट लाइन में, यानी कि सीधा लाइन में, उस तरह के मोशंस को बोलते हैं रेक्टिलिनियर। एग्जाम्पल के तौर पे ट्रेन हो गया, जो रोड पे गाड़ियां चलती है, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल क्या है? ट्रेन। जो ट्रेन का पटरी होता है वो एकदम सीधा जाता है, पैरेलल लाइन होता है, स्ट्रेट के साथ साथ पैरेलल भी होता है। तो इस तरह के मोशंस को बोलते हैं रेक्टिलिनियर। सेकंड है सर्कुलर। सर्कुलर मोशन उस तरह के मोशंस को बोलते हैं जो सर्कुलर पाथ में मूव करे। सर्कुलर पाथ यानी कि इस तरीके से गोल गोल, राइट। इसी को हम लोग सर्कल, इसी को बोलते हैं जो क्लोज शेप हो। तो जो सर्कुलर पाथ पे मूव करता है उसी को बोलते हैं सर्कुलर मोशन। नेक्स्ट है पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन क्या किसे कहते हैं? तो पीरियोडिक मोशन उस तरह के मोशंस को बोलेंगे जहां पे जो ऑब्जेक्ट है वो अपना मोशन को रिपीट कर रहा है, राइट। रिपीट मीन्स दोहरा रहा है आफ्टर सम टाइम, यानी कि फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर वो अपने मोशन को रिपीट करता है, यानी कि बार बार उसी चीज को दोहराता है, उसी को बोलते हैं पीरियोडिक टेबल। इसका बेस्ट एग्जांपल जो ये पेंडुलम, एक तो नॉर्मल क्लॉक होता है वॉल क्लॉक, दूसरा होता है पेंडुलम क्लॉक, यानी कि घड़ी के नीचे इस प्रकार का एक पेंडुलम लटका हुआ रहता है। तो ये जो पेंडुलम है ये इधर टू एंड फ्रो इसका मोशन इंटरवल ऑफ टाइम पे होता रहता है। तो इस तरीके के मूवमेंट्स को बोलते हैं पीरियोडिक मोशन, राइट। और दूसरा एग्जांपल है स्विंग का। स्विंग यानी कि झूला। झूला में भी क्या हो रहा है कि एक या पोजीशन पे वो टाइड है यानी कि बंधा हुआ है और इससे टू एंड फ्रो मोशन हो रहा है फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम। तो इस तरह के मोशंस को बोला जाता है पीरियोडिक मोशन। जैसे सबसे पहले समझिए सर्कल के बारे में। ये हो गया एक सर्कल। सर्कल के बीचों बीच होता है जिसे हम लोग बोलते हैं
सेंटर, राइट। और ये जो बाहरी वाला हिस्सा है उसे हम लोग बोलते हैं सर्कमफ्रेंस, ठीक है। और सेंटर से जो उसके सर्कमफ्रेंस से जो लाइन ज्वाइन होता है उसे हम लोग बोलते हैं रेडियस। तो जो रेडियस होता है, ये जो सर्कल का एक प्रॉपर्टी है क्या, कि जितने भी रेडियस होंगे, इन्फिनाइट होते हैं रेडियस इन सर्कल, तो जो भी रेडियस होगा वो हर जो भी सारा का सारा रेडियस एक दूसरे से इक्वल होगा। यानी कि सेंटर से जो भी सर्कमफ्रेंस पे लाइन ज्वाइन करेंगे हम लोग, तो वो सारा क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ से कोई भी चीज घूम रहा है तो उसके बीच का डिस्टेंस क्या होगा, इक्वल। इसीलिए ये जो होता है वो इक्वल होता है हर जगह पे, राइट। लेकिन कुछ ऐसे भी मूवमेंट्स होते हैं ऑब्जेक्ट का जिसमें कॉम्बिनेशन ऑफ मोशन का टाइप हो, राइट। जैसे कि एग्जांपल के रूप में फुटबॉल है या फिर क्रिकेट बॉल है, वो जब ग्राउंड पे मूव करता है तो जब मूव तो कर रहा है गोल गोल घूम कर, तो उसके अंदर कौन सा मोशन हुआ, सर्कुलर मोशन। लेकिन साथ ही साथ सर्कुलर मोशन साथ साथ वो एक डायरेक्शन में भी मूव करता है, यानी कि एक स्ट्रेट डायरेक्शन में जा रहा है। तो उसके पास सर्कुलर मोशन के साथ साथ किस चीज का मोशन है, रेक्टिलिनियर मोशन भी। अगर दूसरा एग्जांपल मैं स्विंग मशीन का दूं, यानी कि सिलाई मशीन, तो उसका जो व्हील्स है यानी कि उसका जो पहिया है वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। लेकिन जो जहाँ पे नीडल होता है उसके मशीन में, जहाँ पे कपड़ा सिलता है जिस पोजीशन पे, तो वो ऊपर नीचे एक फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम पे हो रहा है। यानी कि उसका व्हील तो सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है, लेकिन जो नीडल है वो कैसा मोशन परफॉर्म कर रहा है, वो कर रहा है पीरियोडिक मोशन। यानी कि कुछ ऐसे भी टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन परफॉर्म करते हैं। मूवमेंट हो गया स्नेल का, बटरफ्लाई, एरोप्लेन, मून, रिवर, ब्लड जो हम लोग के शरीर के अंदर है, वो सारा क्या मोशन होता है। हर जगह भी आसपास से इधर उधर ताक झांक करके देखिए, आप लोगों को हर जगह मोशन दिखाई देगा, राइट। समरी देख लेते हैं। डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज किया जाता था एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए। लेंथ ऑफ फुट यूज किया जाता है, विड्थ ऑफ फिंगर, डिस्टेंस ऑफ स्टेप एज यूनिट ऑफ मेजरमेंट, राइट। नाउ हम लोग क्या करते हैं, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स यूज करते हैं, जिसका शॉर्ट फॉर्म है एसआई यूनिट, जो कि पूरे वर्ल्ड वाइड यानी कि ऑल ओवर द वर्ल्ड उसे एक्सेप्ट किया जाता है, साइंटिस्ट वगैरह जो भी लोग हैं उनके द्वारा। मीटर किस चीज का एसआई यूनिट है, लेंथ का, ये इंपॉर्टेंट है। मोशन इन स्ट्रेट लाइन, रेक्टिलिनियर बोलेंगे, जो सर्कुलर पाथ पे मूव करे उसे हम लोग सर्कुलर मोशन बोलते हैं। और जो फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम पे वो रिपीट हो उसे हम लोग बोलते हैं पीरियोडिक मोशन। तो ये पूरा डिस्कशन था चैप्टर 10 ऑफ क्लास 6 साइंस, राइट। आई होप कि आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आया होगा। किसी भी तरह का क्वेश्चन हो जो आप लोगों को टॉपिक समझने में दिक्कत कर रहा हो क्रिएट, तो आप बेझिझक होकर कमेंट में पूछिए, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, दूसरों को शेयर कीजिए। पसंद आया तभी दूसरों को शेयर कीजिएगा, क्योंकि मेरा ये मानना है कि दूसरों को अच्छी चीज़ें ही बतानी चाहिए। और मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपको पसंद आया तो अपने 7 दोस्तों को ज़रूर इसे फॉरवर्ड कीजिए, राइट। अब फॉरवर्ड अगर नहीं कर सकते तो आप पढ़ा दीजिए किन्हीं को। पढ़ाने से आपका बहुत सारा फ़ायदा है, रिवीजन हो जाएगा, सामने वाले का फ़ायदा हो जाएगा, कॉन्फिडेंस आपके अंदर क्रिएट होगी, नॉलेज इंक्रीज हो जाएगा, राइट। अ कैंडल लूजेज नथिंग बाय लाइटिंग अनदर कैंडल, मेरा यही मानना है। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द क्लास। थैंक यू।